हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पिछले लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। एक बार मैं रिकैप दे रहा हूँ जो जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ ली है, ठीक है। एक बार एक तरह से माइंड मैप टाइप का देख लो फटाफट कि बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा था। अब तक हमने सेल चैप्टर स्टार्ट करा था, इसमें देखा था कि यार सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का हमने एग्जांपल क्या देखा था बेटा, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये भी फर्दर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं बट 9th क्लास में दो ही प्रकार, एक तो प्लांट सेल, दूसरे क्या होते हैं एनिमल सेल। बाकी फंगल सेल, प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे क्या होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। आगे हायर क्लासेस में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। फिर हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, कॉम्पोनेंट ऑफ सेल देखा था, जिसमें हमने बेटा सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। सेल वॉल किसमें पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, प्लांट में पाया जाता है। अच्छा, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है बेटा, ठीक है, मतलब एक ही का नाम है। अच्छा, ये बोथ प्लांट एनिमल मतलब सब में पाया जाता है, कोई भी सेल हो उसमें ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इसको मैं शॉर्टकट में पीएम या सीएम बोलता हूँ। फिर हमने बेटा न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और न्यूक्लियोइड बेटा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता, तो उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड क्या देते हैं। अच्छा, फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इतना हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, देन हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बट उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा था, जिसमें हमने देखा था कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे क्या होते हैं बेटा जी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। यूनि मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं, वन सेल्ड, एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया। पैरामीशियम में बताया था ना, चप्पल शेप का होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। मल्टी सेलर में एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मैनी सेल्स है, हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया मैन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, इंसेक्ट, प्लांट, फंगी, ये सारा चीज़ हमने देखा था। देन फिर हमने बेटा देखा था कि यार जो साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या कंटेन होते हैं बेटा जी, सेल ऑर्गेनल्स कंटेन होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर होता है गोल्गी बॉडी, फिर होता है लाइजोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, प्लास्टिड हो गया, ये सारे हमने देखा था। अब हम पढ़ कौन कौन से रहे हैं अभी तक, मतलब अभी तक कौन से पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने खत्म कर दिया था, प्लास्टिड खत्म कर दिया था, प्लास्टिड के तीनों टाइप डिस्कस कर लिया था, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तो हमारा हो गया था। अभी हमारा 9th क्लास के अकॉर्डिंग क्या क्या रह रहा, अभी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ही रह रहा, ठीक है। फिर लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, देन फिर वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक गोल्गी बॉडी उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होने जा रहा है किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना। अब भैया ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। देखो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखो भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जो या तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबलर स्ट्रक्चर या वेसिकल स्ट्रक्चर से बना होता है। तो पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज द नेटवर्क, एक मिनट, हाँ, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिकली नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बेसिकली नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और शीट का, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और शीट का जो नेटवर्क होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गार्नियर, ठीक है, गार्नियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। बट जो इसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किसने दिया था, स्ट्रक्चर पॉटर, क्लाउड और फ्यूलम, ठीक है। पॉटर, क्लाउड और फ्यूलम, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर को उनको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो डिस्कवरी किसने करा, गार्नियर ने, ठीक है। स्ट्रक्चर किसने दिया, पॉटर, क्लाउड और फ्यूलम ने दिया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, हर प्रकार के सेल में, हर प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं, बस दो को छोड़ करके, एक तो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब ये मैमल्स कौन से होते हैं बेटा, मैमल्स में आपका हम आ गए, ह्यूमंस आ गए बेटा, ठीक है, ह्यूमंस आ गए, ठीक है। आपके जो एप्स होते हैं, ठीक है, जैसे डॉग हो गया, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सबके सब क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल की पहचान क्या है बेटा, कि उनके बॉडी पे हेयर होना चाहिए मेल में, और फीमेल में मेमरी ग्लैंड होना चाहिए ताकि बच्चों को दूध पिला सके, ठीक है। तो सारे मैमल्स के जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है भैया जी, इसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ईआर से, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
ठीक है, ER, ये फर्दर दो प्रकार का होता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये ऐसे न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस से जस्ट लगा होता है, ऐसे इन फोल्डिंग्स होता है, ऐसे जो फोल्ड वाला स्ट्रक्चर है ना पूरा, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो होते हैं रफ वाले, एक होते हैं स्मूथ वाला। एक मैं आपको अपना रफ डायग्राम भी बना के समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्या ये सेल है, ठीक है बेटा जी, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियस के अराउंड ही ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, एक तरह से ट्यूबुलर या वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और मेम्ब्रेन बन सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारा एक और इस टाइप का होता है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसके सरफेस पे ऐसे गोले गोले से स्ट्रक्चर दिखते हैं, खुरदरे से स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो खुरदरा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेटा जी हम राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, बट ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे ऐसे दाने दाने, ठीक है, डॉट जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, राइबोसोम्स, इसको हम RER कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, RER। RER का मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब लाजमी है भाई, रफ क्यों कहेंगे, अब ऐसे दाने दाने सा स्ट्रक्चर, इसमें तो रफ लगेगा, स्मूथ तो होगा नहीं, इसलिए इसको बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, दूसरे वाले पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो इसका भी नाम है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको SER कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, SER कहते हैं। SER का फुल फॉर्म क्या है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। यानी कि देखा जाए तो भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से, SER, ठीक है, एक तो होते बेटा जी SER होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, RER होते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं, RER। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कौन सा होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। एक तो स्मूथ होता है, दूसरा कौन सा होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अच्छा, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आ जाओ इन दोनों के डिफरेंस की बात कर ले बेटा। ये जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, ठीक है, और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ठीक है। राइबोसोम्स इसमें होते ही नहीं है, बट वही RER पे क्या चिपके होते हैं बेटा, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस, ठीक है। इनके सरफेस पे बेटा राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर कहीं भी राइबोसोम्स है, तो भाई राइबोसोम्स का जो मेन काम होता है, प्रोटीन बनाने का काम होता है। किसका काम होता है बेटा, प्रोटीन बनाने का काम होता है। यानी कि किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब क्योंकि प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है, इसलिए राइबोसोम्स को अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि यार क्या बना रहा है, ये प्रोटीन बना रहा है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कह दे रहे हैं, क्योंकि यार प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक अंतर और लिख सकते हैं हम दोनों में, क्या, किसमें राइबोसोम्स है, इसमें नहीं है। दूसरा अंतर क्या है, जिसमें राइबोसोम्स होगा वो किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो इट सिंथेसाइजेस इट सिंथेसाइजेस, एक मिनट, ठीक है। ये क्या सिंथेसाइज करता बेटा, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अच्छा, क्या SER प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसके पास तो राइबोसोम्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ तो सिंथेसाइज करता होगा, हाँ। तो ये बेटा एक तरह से लिपिड यानी कि फैट के सिंथेसिस करता है, ठीक है। लिपिड यानी फैट बनाता है। तो इट सिंथेसाइज फैट, ठीक है, फैट्स यानी कि लिपिड्स,
लिपिड्स को बेटा सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन नहीं बनाता है। तो क्या दोनों में डिफरेंस याद रखोगे? एक आधी मार्क्स में स्कूल के एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि SCR और RER में क्या अंतर होता है। अगर डायग्राम बोले तो यही वाला डायग्राम बना के आप लोग आ जाना, ठीक है। बस थोड़ा बहुत स्पेसिफाई कर देना कि भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यार, ठीक है, अंदर में क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिसपे राइबोसोम चिपका है उसको हम RER बोल देंगे, जिसमें नहीं है उसको SCR। स्मूथ क्यों कह रहे, देखो ना ये प्लेन है, स्मूथ है, इसमें कोई राइबोसोम्स है ही नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात? चलो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ इनके कॉमन फंक्शंस होते हैं, मतलब दोनों मिल करके बेटा कुछ कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब वो कौन कौन से कॉमन फंक्शन है उसको पढ़ लो, बाकी 9th के एग्जाम में इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी स्कूल का एंट्रेंस वगैरह हो गया, या कोई भी फ्यूचर में चल के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन क्यों ना हो। तो फंक्शन ऑफ SER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल करके कुछ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसमें पहला फंक्शन क्या है, इट इज द ओनली ऑर्गेनेल्स विच सर्व एज चैनल, ठीक है। ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनल है जो कि चैनल की तरह काम करता है। चैनल, अब ये चैनल क्या करवाते हैं, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी मटेरियल को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कहाँ से कहाँ, तो ये ट्रांसपोर्ट करते मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बहुत सारे रीजन, जैसे कि X पॉइंट से Y पॉइंट पे लेके चले गए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन में चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एंड इवन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी चीजों को लेके आ सकते जा सकते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर और बाहर भी किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है भाई, कि एक तरह से चैनल्स की तरह काम करते हैं, और चैनल्स की तरह काम करके ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मटेरियल्स का विद इन साइटोप्लाज्म और फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। भाई ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में एक तरह से बोनी फ्रेमवर्क है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, एंडोस्केलेटन है हमारा, ठीक है। तो वैसे ही एक तरह से साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये फ्रेम करवा के और भी कोई फंक्शन करता है, बिल्कुल करवाता है। ये एक तरह से ना सरफेस को प्रोवाइड करता है, कि लार्ज सरफेस एरिया देता है, ताकि जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो, बायोकेमिकल एक्टिविटीज यानी कि केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो सके, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह से हमारा साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं, और एक लार्ज सरफेस एरिया देता है जहां पे वो सारे केमिकल रिएक्शन, सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सके। तो दो फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट। अभी हमने देखा कि SCR फैट का सिंथेसिस करता था, RER प्रोटीन बनाता था, ठीक है, और अभी मिलकर के दोनों स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो 3 फंक्शन हो गया। चौथा, SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स बाय प्रोडक्ट्स। अगर हमारे बॉडी में ड्रग्स का मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट का पॉइजनस इफेक्ट है, उसको एक तरह से कम करते हैं, यानी कि ड्रग्स के इफेक्ट को और ये हमारे पॉइजनस इफेक्ट को क्या करते हैं, एक तरह से डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारे बॉडी को साफ करते हैं, ठीक है, कम करते हैं, ताकि हमारे बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ड्रग्स एडिक्ट मेरा वीडियो देख रहा हो तो भाई कोई बात नहीं, हमारे पास तो यार ER है तो मेरे को तो ड्रग्स से बचाते रहेगा, खूब लेंगे ड्रग्स, ऐसी बात नहीं बेटा, बुरी तरह से मरोगे, ठीक है। अब इसकी भी तो एक लिमिट है ना बेटा, डिटॉक्सिफाई करने का, इसका लिमिट ब्रेक कर दोगे तो भाई फिर तो तुम ब्रेक होने वाले हो, ठीक है। अगर ई की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है बेटा, कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। अब ये मेम्ब्रेन किसकी बात कर रहा है, बिल्कुल वही मेम्ब्रेन है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, बाहर वो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। अब ये लाइफ का तो नहीं, बट हाँ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाता है। अब सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है, कुछ प्रोटीन से बने होते हैं। अब ये लिपिड प्रोटीन बन कहाँ रहा है, इसी के अंदर बन रहा है, तो वो लिपिड प्रोटीन से ही तो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह बनता है, तो वो बना यही रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन और लिपिड प्रोड्यूस्ड बाय ER, जो ER प्रोटीन लिपिड बना रहे हैं, उसी से क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है। उसी से क्या बनता है बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन बनता है। इसलिए कहते हैं कि ये सेल एक तरह से मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले एक आपको टॉपिक मैं और करवाना चाहूंगा, क्या, राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि यार राइबोसोम्स भी क्या होता है, सेल ऑर्गेन्स होता है, जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स भी हमारा क्या है, एक सेल ऑर्गेन्स है, तो उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं क्या,
राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में आपको कुछ 3-4 इंफॉर्मेशन ही याद रखनी है। कौन से क्लास में? आपको 9th क्लास में। सबसे पहला कि राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, किसी चीज से घिरा हुआ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, तो जो राइबोसोम्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो क्या लिख के आओगे? राइबोसोम्स लिख के आओगे, ठीक है। अच्छा, ये मत बोल देना कि भैया आरईआर को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। भाई आरईआर नहीं बना रहा प्रोटीन, आरईआर में काम कौन कर रहा है? राइबोसोम्स काम कर रहा है ना, तो राइबोसोम्स को बोलोगे प्रोटीन फैक्ट्री, ना कि आरईआर को, ठीक है। चलिए, तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि क्या करवाता है ये? फॉर्मेशन करवाता है प्रोटीन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। बस इतना ही 2 इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बाकी तीसरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखवा दे रहा हूं मैं, क्या कि जो राइबोसोम्स होता है 2 चीज से मिलके बना होता है, एक तो आरएनए से और दूसरे क्या होता है बेटा? प्रोटीन से। तो इट इज मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। आरएनए का फुल फॉर्म सभी को पता है ना? कौन बताएगा? ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, चलो सही है। तो भाई आरएनए, ठीक है। आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अच्छा देखो, एक मजे की बात क्या है कि यार ये जो राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है ना जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये लगभग हर प्रकार के सेल में पाया जाता है, हर प्रकार के सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। तो भाई इसकी लोकेशन की बात करें तो भाई ये तो हर जगह पाया जाएगा, ठीक है। ये आपके यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, क्योंकि इसके पास तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जा सकता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इवन यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो बहुत सारे लोकेशन में पाया जा रहा है। कहाँ कहाँ? अभी हमने पढ़ा आरईआर में चिपका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका होता है। दूसरा बेटा कहाँ पे हमने पढ़ा था? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, याद है? तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के भी अपना खुद का क्या होता है? राइबोसोम्स और डीएनए होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं बेटा जी? प्लास्टिड के बाद किस में पाए जाते हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के तो अंदर में पाए जा रहे थे बेटा, ठीक है, ठीक है। बाकी ऐसे फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सेल ऑर्गन्स में चिपका हो या उसके अंदर पाया जा रहा है। बेटा जी ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका लोकेशन देखा जाए तो काफी जगह पाया जा रहा है, ठीक है। अब एक आपसे क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है? उसका नाम बताओ, कौन बताएगा? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है? अभी तो बताया मैंने, राइबोसोम्स ही तो है भाई, ठीक है। राइबोसोम्स से क्या पाया जा रहा है? दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया जी गोल्गी अपैरेटस? तो भाई देखो, गोल्गी अपैरेटस बेसिकली क्या होता है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। वेसिकल्स को आप समझ सकते हो बर्तन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी फ्लूइड टाइप का भरा हुआ है, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, तो एक तरह से क्या है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ठीक है। जो कि क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और ये इसी अरेंजमेंट को, इसी अरेंज मतलब एक के ऊपर एक अरेंज है ना, एक के ऊपर एक अरेंज है, इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर्ने। यानी कि जो स्टैक्स एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज्ड है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, सॉरी फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं जो कि इनका पैरेलल अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम, इसी के स्टैक्स को हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्फेरिकल, छोटे स्फेरिकल, बड़े स्फेरिकल वेसिकल्स भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। छोटे बड़े स्फेरिकल दोनों पाए जाते हैं। अच्छा,
इसको किसने डिस्कवर करा था बेटा? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पे ही गोल्गी बॉडी का नाम पड़ा है, उनका सरनेम था क्या? कैमिलो गोल्गी, तो नाम रख दिया गोल्गी बॉडी। अगर मैंने डिस्कवर करा होता तो नाम होता मिश्रा बॉडी, अमन मिश्रा अपने सर पे डाल दिया होता है, ठीक है, अपने सरनेम पे, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट के सरनेम पे ही क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया, ठीक है। इसको कहीं कहीं गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हाँ ये भी बेटा एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और मेमेलियन आरबीसी और एक सीव सेल्स होते हैं बेटा। सीव सेल्स ना प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होता है। तो मेमेलियन आरबीसी, सीव सेल्स और प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाता? गोल्गी अपैरेटस पाया नहीं जाता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, ठीक है, इसके मैं फंक्शंस की बात करूं तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं भाई? सबसे पहले गोल्गी बॉडी को ना प्यार से पैकर ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं पैकर? क्योंकि सेल के अंदर कोई भी एक तरह से एंजाइम वगैरह बनता है, कोई भी चीज बनता है, उसको पैकेजिंग करने का काम, मॉडिफिकेशन करने का काम, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है? सब गोल्गी बॉडी का होता है बेटा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है बेटा? इसका पहला फंक्शन है पैकेजिंग, ठीक है, किसी भी चीज को पैकेजिंग करता है, इसलिए इसको हम पैकर ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, पैकर ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए तो भाई एक तो पैकेजिंग का काम कर रहा है, और किस किस का काम कर रहा है भैया? और किस किस का काम कर रहा है? तो दूसरा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है क्या? सेकंड फंक्शन है बेटा मॉडिफिकेशन, किसी भी चीज का मॉडिफिकेशन करवाता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करवाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मान लो ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर, ठीक है, आरईआर ने कोई एंजाइम बनाया, आरईआर ने मान के चलो क्या बनाया? कोई एंजाइम, ठीक है। एंजाइम कोई प्रोटीन बना सकता है बेटा, एंजाइम यानी कि एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, 99% एंजाइम क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब 1% मत पूछ लेना मेरे से, क्योंकि मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं तुम्हें। तो ऐसे मान लो 99% जो हमारे एंजाइम होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? प्रोटीन है। चलो बता दे रहा हूँ, जो 1% होते हैं बेटा राइबोजाइम्स होते हैं, आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन ही होते हैं। अब सुनो, मान के चलो ऐसे एंजाइम बना है, ठीक है, वो फ्लूइड होगा ना बेटा, ऐसे, ठीक है, चलो फ्लूइड ऐसा होगा। अब इसको ऐसे गोले स्फेरिकल बॉडी में पैक कर देता है, ठीक है। इसी स्फेरिकल बॉडी को हम क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेसिकल्स। तो इसी वेसिकल्स के अंदर क्या है? एंजाइम है। इसी वेसिकल्स के अंदर क्या है? एंजाइम है। तो एक तरह से पैक करा, अब इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन इसका काम होता है, इसलिए इसको पैकर ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको कहते हैं लाइजोजाइम्स। क्या कहते हैं बेटा? लाइजोजाइम्स। जो लाइजोजाइम्स बोलता हूं मैं, ठीक है, लाइजोसोम्स, ठीक है। जो लाइजोसोम्स होता है ना, लाइजोसोम्स, वो भी एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, और मजे की बात है उसको पता कौन बनाता है? उसको गोल्गी बॉडी बनाता है, ठीक है। तो लाइजोसोम जो सेल ऑर्गेनल्स, उसका फॉर्मेशन कौन करवाता है? गोल्गी बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या? ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। क्या? इट ऑल्सो helps in the formation of क्या? लाइजोसोम्स। अभी हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स के बारे में, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं बेटा, ठीक है। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन अभी हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कौन करवाता है? इसका फॉर्मेशन भी हमारा गोल्गी बॉडी करवाता है। पांचवा, इवन जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है, उसमें भी हेल्प करता है। तो also helps in the cell wall and membrane formation, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करवाने में क्या करता है बेटा? ये हेल्प करता है। तो काफी सारे फंक्शन है, जिसमें से आपको दो फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पैकेजिंग करवाना किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा? लाइजोसोम्स, जो कि एक सुसाइडल बैग नाम का क्या है बेटा? हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स है, उसका फॉर्मेशन भी कौन करवाता है? यही करवाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेफिनेशन क्या होता है? किसने डिस्कवर करा? कैमिलो गोल्गी। और आपको फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन में यार ये दो फंक्शन तो पक्का ही पता होना चाहिए। एक तो लाइजोसोम फॉर्मेशन करवाता है, और क्या बेटा? ये पैकर ऑफ द सेल है, यानी पैकेजिंग करवाता है सेल के प्रोडक्ट्स को। आगे बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं? अच्छा सुनो, इससे पहले मैं तुम्हें लाइजोसोम्स के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं बेटा? हम सुसाइडल बैग कहते हैं। होता क्या? थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने वहीं पे दे दिया था, क्या कि दे आर टाइनी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स।
छोटे से होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, छोटे से होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इतना पावरफुल होते हैं कि जिस सेल में है ना उसी सेल को पचा सकते हैं, पूरा खा पी के पचा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्या है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। और ये एक तरह से क्या करता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। इंट्रा मतलब होता है विद इन, सेलर मतलब होता है सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन कर देता है, नहीं पूरे सेल को भी पचा सकता है। अच्छा, किस में नहीं पाया जाता है? ये आरबीसी में नहीं पाया जाता, आरबीसी में एब्सेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है। लाइजोसोम्स आर सिंथेसाइज बाय गोल्गी बॉडी। अभी हमने देखा लाइजोसोम्स कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी बनाता है। एन एंजाइम प्रेजेंट इन इट आर सिंथेसाइज बाय आरईआर। जो एंजाइम है उसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है? आरईआर। अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था कि एक्चुअली में आरईआर एंजाइम बनाता है, यानी प्रोटीन बनाता है। इसको पैक कौन कर रहा है वेसिकल में? गोल्गी बॉडी कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर का एंजाइम किसने बनाया? आरईआर। और उसकी पूरी बॉडी किसने बनाया? गोल्गी बॉडी ने बनाया, ठीक है। चलो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसके कुछ मेन फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है कि देयर मेन फंक्शन इज फेगी। फेगी मतलब होता है डाइजेशन, किसी को खा पी के पचा जाना, ठीक है। तो फेगी यानी कि डाइजेशन मींस दे ब्रेक डाउन वॉर्म आउट सेल्स पार्ट्स। अगर कोई सेल का पार्ट डैमेज हो गया है या इवन सेल डैमेज हो गया तो जिस सेल में रह रहा है उसी सेल को पूरा पचा जाएगा, ठीक है। अब इसलिए इसको सुसाइडल बैग कह रहे हैं, क्योंकि जिसमें रह रहा उसको ही मार दे रहा तो साथ में खुद भी तो खत्म हो जाएगा भाई, तो एक तरह से सुसाइड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई सेल खराब हो जाती है, कोई सेल डैमेज हो जाती है, मान के चलो कि यार ये मेरे पास सेल है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास ये लाइजोसोम्स है, ठीक है, इसके अंदर एंजाइम है। अगर ये सेल मान के चलो डैमेज हो गई, ठीक है, सेल क्या हो गई बेटा जी? ये डैमेज हो गई, खराब हो गई, तो क्या होता है? ये जो हमारे पास लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स हैं, वैसे फट जाता है बेटा। लाइजोसोम्स क्या हो जाता है? फट जाता है। तो फटने के बाद इसके एंजाइम निकलते हैं और जिस सेल में है उसी सेल को पचा जाते हैं। तो भाई ये फटे तो मर गए और उस सेल को भी खत्म कर गए, जिसमें थे उसको भी ले बैठे और खुद भी मर गए, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सुसाइडल बैग कहते हैं। आगे, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल का काम कर रहे हैं। अब जो सेल खराब है वो कूड़ा ही तो जमाएगा वहां पे, ठीक है, एक तरह से गंदगी फैलाएगा, तो उसको साफ करने का काम किसका? इन्हीं का। तो इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं, क्योंकि जो डेड सेल्स वगैरह हैं इसको खा पी के पचा जाते हैं। आगे, दे हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन मटेरियल लाइक इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अगर सेल के अंदर कोई बाहर से अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया वायरस, उसको भी ये मार सकते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि इनके पास काफी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अब भाई इसको सुसाइडल बैग ही क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे रीजन पूछा जा सकता है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो क्या बोलोगे? ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, किसी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होती है, गड़बड़ी होती है। वो गड़बड़ी क्या हो सकता है बेटा? जैसे कि कोई सेल डैमेज हो गया बेटा, ठीक है, सेल डैमेज हो गया तो यही लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, यानी कि फट जाते हैं और उनके एंजाइम रिलीज होते हैं। उनके एंजाइम क्या होते हैं बेटा? बाहर सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और जो कि डाइजेस्ट कर देता है अपने ही सेल को, ठीक है। अब क्योंकि अपने ही सेल को मार दे रहा अपने साथ साथ, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक है। सो आई होप आपको लाइजोसोम्स के बारे में पता चल गया होगा। लाइजोसोम्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो पहली बात, लाइजोसोम्स को भाई सुसाइडल बैग कहते हैं। डेफिनेशन क्या है कि एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, टाइनी सेल ऑर्गेन्स है, जिसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम ही है डाइजेशन करने का। जब सेल डैमेज होता है तो फटता है, फटने के बाद पूरे सेल को पचा जाता है, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल क्या होता है बेटा? सेल के अंदर एक तरह से छोटा सा एम्प्टी, छोटा नहीं, प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा हो सकता है, एनिमल सेल में छोटा होता है बेटा, ठीक है। तो एक तरह से एम्प्टी स्पेस होता है सेल के अंदर, ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस होता है जो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। तो वैक्यूल है क्या? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन, एक तरह से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रीजन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके अंदर वाटर हो सकता है और अदर सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो, दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको मैंने सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम में भी लिखवाया था जब मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था, ठीक है। अच्छा, जो इसका मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट, याद रखना। आगे, एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट
या तो एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे, नहीं तो होंगे तो बहुत छोटे होंगे, तो इधर एब्सेंट या तो क्या होंगे, अगर होंगे तो स्मॉलर इन साइज होंगे। बट वही मैं प्लांट सेल की बात करूं तो एक सिंगल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। बड़ा सा प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है जो 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल को घेरता है। यानी प्लांट सेल में काफी बड़े वैक्यूल होते हैं, एक तरह से 90% जो जगह है सेल का वो कौन घेर रहा है, यही वैक्यूल घेर रहे हैं। फंक्शन क्या है भैया जी इसका, तो फंक्शन है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल के अंदर क्या करते हैं, एक तरह से प्रेशर मेंटेन करते हैं, कुछ चीजों को स्टोर करते हैं, जैसे कि टॉक्सिक मेटाबॉलिक चीज है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, वेस्ट हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब को कहां से कहां पे स्टोर करते हैं, वैक्यूल के अंदर। अब क्योंकि वैक्यूल के अंदर इतने सारी चीजों को हम स्टोर कर रहे हैं ना, इसलिए वैक्यूल को बेटा प्यार से स्टोर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टोर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैक्यूल के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब भाई इस चैप्टर में देखा जाए तो एक हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है, कौन सा, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, और कुछ न्यूली एडेड टॉपिक है जैसे कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी करके फिर चैप्टर को हम क्या कर देंगे भाई साहब, दी एंड कर देंगे। तो भाई एक लेक्चर और चाहिए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर का हो जाएगा दी एंड। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।